यूनिट नंबर 7, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? कंपनसेट करना, किसी को इंडेमनिफाई करना मतलब कंपनसेट करना। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? व्हेन वन पर्सन promises to other to save him from loss। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें लॉस नहीं होने दूंगा, और अगर हो गया तो नुकसान मैं भर दूंगा, तो इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब बात उठती है, ये जो फर्स्ट पर्सन है जो ये बात बोल रहा है उसे क्या कहेंगे? इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर। प्रोमिजर, जो प्रोमिजर है जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, उसे इंडेमनीफायर कहेंगे। और ये जो अदर पर्सन है जिसको प्रॉमिस किया गया है उसे इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड भी कहते हैं, इंडेमनिटी होल्डर कहेंगे। लॉस नहीं होने दूंगा, मेरे को लॉस क्यों होगा? लॉस विच में कॉज, जो हो सकता है ड्यू टू फॉल्ट ऑफ प्रोमिजर की फॉल्ट की वजह से, कि अगर मेरी गलती की वजह से आपको कोई नुकसान हो गया तो मैं भरूंगा। ड्यू टू फॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी की वजह से, मतलब किसी और पर्सन की वजह से। नॉट ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, जिसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। अब भगवान के सामने तो किसकी चलती है बेटा? नॉट ड्यू टू प्रोमिजी हिमसेल्फ, अगर प्रोमिजी की खुद की गलती की वजह से कोई नुकसान हो गया है तो प्रोमिजर नुकसान नहीं भरेगा, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो जो प्रॉमिस कर रहा है वो इंडेमनीफायर है, जिसको प्रॉमिस किया गया है वो इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर है। लॉस क्यों होगा? प्रोमिसर कहता है मेरी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से। जैसे आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है? अगर आपकी बाइक का एक्सीडेंट होता है तो उसका नुकसान हम भरेंगे। अब ये एक्सीडेंट कोई भी कर दे, बट अगर आपकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो, आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि आपकी नेग्लिजेंस है, और आपकी नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान हुआ तो आपको खुद भुगतना पड़ेगा। एक्ट ऑफ गॉड इसमें कवर नहीं होता, ध्यान रखना। लाइफ इंश्योरेंस में तो होता है सर बेटा, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट ही, वो सॉरी उसका एक्ट ही अलग है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं होता, यही वजह है उसका अलग एक्ट बनाना पड़ा। जो ये प्रॉमिस है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। अब इसका इंप्लाइड का एग्जांपल क्या है बेटा? आपके घर के बाजू में एक खाली प्लॉट है और उसमें एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है, उगा हुआ है। जो खाली प्लॉट जिस बंदे का है वो उस पेड़ को काट रहा है ताकि वो अपना घर वहां पर कंस्ट्रक्ट कर सके। जब वो उस पेड़ को काट रहा था तो वो पेड़ झुककर आपके घर की दीवार पे गिर गया, जिसकी वजह से आपके घर की दीवार टूट गई। तो यहां पर इंप्लाइड है, जो पेड़ काट रहा है उसकी गलती की वजह से आपके घर की दीवार टूट गई, ठीक है। तो इंप्लाइड बात है ना कि वो उसको इंडेमनीफाई करेगा, कंपनसेट करेगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई अपनी बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दूसरी बात क्या है? राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन श्यूड बाय थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी ने केस कर दिया है इंडेमनिटी होल्डर पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सामान बेचने के लिए दिया हुआ था और साथ में मैंने आपको इंडेमनिटी दे रखी थी कि मेरे सामान में अगर कोई फॉल्ट निकलता है तो उसकी वजह से जो नुकसान होगा मैं भरूंगा। आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा और उस सामान के अंदर कुछ गड़बड़ निकल गई, वो सामान घटिया क्वालिटी का था, जिसकी वजह थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया। थर्ड पार्टी ने किसके ऊपर केस कर दिया? सेलर के ऊपर। और सेलर को इंडेमनिटी किसने दे रखी थी? सप्लायर ने। तो अब यहां पर सेलर बताओ क्या क्या चीजें क्लेम करेगा? 3 चीजें। नंबर 1 डैमेज पेड ऑन सूट,
केस हार गए, जितना पैसा मुझे थर्ड पार्टी को यानी कि कस्टमर को देना पड़ा वो मैं आपसे रिकवर कर लूंगा। कॉस्ट ऑफ सूट भी रिकवर करूंगा, कॉस्ट ऑफ सूट केस करने में या केस को डिफेंड करने में वकील का जो पैसा लगा, कोर्ट में जो फीस जमा करवानी पड़ी वो भी रिकवर करूंगा। और तीसरा, अगर मामला बाहर सेटल हो जाता है, कोर्ट के केस से बाहर सेटल हो जाता है, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, अमाउंट पेड एज कॉम्प्रोमाइज। तो ये तीनों अमाउंट आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। जो लॉस है वो तो रिकवर करूंगा, कॉस्ट ऑफ सूट भी, और अगर मामला बाहर सेटल हो रहा है तो उसकी अमाउंट भी मैं आपसे रिकवर कर लूंगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो बेटा इतना सही था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा 5 नंबर का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वेयर थर्ड अ पार्टी अ पर्सन प्रोमिसेस एक पर्सन प्रोमिस कर रहा है टू परफॉर्म दी प्रोमिस, कि मैं प्रोमिस परफॉर्म करूंगा या डिस्चार्ज करूंगा लाइबिलिटी को, लाइबिलिटी पे करूंगा, डिस्चार्ज दी लाइबिलिटी। तो इसमें नई बात क्या, अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया तो प्रॉमिस मुझे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर मैंने किसी से पैसा उधार लिया है तो मुझे चुकाना पड़ेगा। आगे तो देखो बेटा, ये प्रॉमिस या लाइबिलिटी किसकी है? ऑफ अ थर्ड पार्टी, मेरी नहीं है भाई, किसी और की है। थर्ड पार्टी का मतलब किसी और की है। इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, हिज मतलब यहां पर थर्ड पार्टी, हिज डिफॉल्ट, थर्ड पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया है प्रॉमिस परफॉर्म करने में या लाइबिलिटी पे करने में, तो एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो पैसा मैं दूंगा, ठीक है। ये जो पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है ये कौन है? श्योरिटी। ये कौन है? श्योरिटी, कि मैं प्रॉमिस परफॉर्म करूंगा या पैसा चुकाऊंगा अगर थर्ड पार्टी यानी कि डिफॉल्ट कर देती है तो। और यहां पर ये थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर। और ये प्रॉमिस किसको किया गया है? जिसको भी प्रॉमिस किया गया है उसे हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। इन शॉर्ट ये क्या पिक्चर बनती है? ये पिक्चर बनती है कि प्रिंसिपल डेटर है एक, उसने पैसा उधार लिया है क्रेडिटर से, और श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को कहता है कि आप इसको पैसा उधार दे दो, और अगर ये पैसा टाइम पर नहीं चुकाता है तो आप टेंशन मत लो, आपका पैसा मैं चुकाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई, इंडेमनिफाई मतलब कंपनसेट, इंडेमनिफाई द क्रेडिटर, मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। इन केस ऑफ, अगर प्रिंसिपल डेटर ड्यू डेट पर डिफॉल्ट करता है, इफ प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट मैं परफॉर्म करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 पार्टी होती है। कौन कौन सी पार्टी बेटा? प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। क्लियर है? ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के फीचर्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के फीचर्स क्या है? सबसे पहली बात तो इसमें एक प्रिंसिपल डेट होता है, प्रिंसिपल डेटर, बेसिकली प्रिंसिपल डेटर। फॉर एग्जांपल ये लोन लेने वाला बंदा, ठीक है, इसमें कंसीडरेशन बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी नहीं होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्रेडिटर के साथ श्योरिटी कि कल को प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर देगा तो भैया आपका पैसा मैं दूंगा, तो बताओ मैं उसको इंडेमनिटी दे रहा हूं कि आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, तो श्योरिटी को क्या मिल रहा है? श्योरिटी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये जो श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये फिर भी वैलिड रहेगा,
ये नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन में आता है बेटा। कंसीडरेशन बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टिल वैलिड। ये एक्सेप्शन है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की, एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एक्सेप्शन में आता है। इन शॉर्ट, जो कंसीडरेशन प्रिंसिपल डेटर को गया है वही सफिशिएंट कंसीडरेशन माना जाएगा श्योरिटी की गारंटी के लिए, ठीक है ना। दैट इज, मैं लिख देता हूं, कंसीडरेशन सप्लाइड या गिवन टू प्रिंसिपल डेटर will be sufficient consideration for surety's promise to creditor। इन शॉर्ट, क्रेडिटर आपके कहने पर ही उसको पैसा उधार दे रहा है, नहीं तो वो तो उसको पैसा उधार दे भी नहीं रहा था। क्लियर है? ओके। लाइबिलिटी यहां पर एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, लोन तो है। अब बात ये उठती है लाइबिलिटी चुकाएगा कौन? कौन चुकाएगा? प्रिंसिपल डेटर। और अगर प्रिंसिपल डेटर अपनी लाइबिलिटी को पूरा नहीं करेगा तो श्योरिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी तो है। उसके बाद टाइप्स। गारंटी कितनी तरह की होती है? गारंटी बेटा दो तरह की होती है, एक स्पेशल गारंटी या इसको स्पेसिफिक गारंटी भी बोलते हैं, और एक होती है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी या कॉन्टिन्यूअस गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है? व्हेन गारंटी इज गिवन फॉर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ओनली। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त जो है वो एक मोबाइल उधार लेने गया, दुकानदार ने उसको क्लियर मना कर दिया, भैया मैं उधारी नहीं देता, मैं आपको जानता ही नहीं। मेरा दोस्त जो है वो कहता है कि क्या आप गौरव बंसल को जानते हो? तो दुकानदार ने कहा गौरव बंसल को अच्छे से जानता हूं, वो हमारे रूटीन के कस्टमर है और प्लस में हमारे पड़ोस में भी रहते हैं। तो मेरा दोस्त कहता अगर वो गारंटी दे तो, कहता हाँ अगर वो गारंटी देते हैं तो मैं आपको मोबाइल उधार दे देता हूं। मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और मैंने दुकानदार को फोन किया कि ये मेरा दोस्त है, ये जो भी फोन मांग रहा है इसको उधार दे दो, अगर ये पैसा अगले हफ्ते तक नहीं देगा तो आपकी पेमेंट मैं दे दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। अब मेरा दोस्त उससे जो फोन लेके जाएगा, मेरी गारंटी सिर्फ उस पे है। मान लीजिए मेरे दोस्त ने उससे फोन भी ले लिया और 4-5 आइटमें और भी खरीद ली, चार्जर खरीद लिया, पावर बैंक खरीद लिया, ठीक है, और कुछ भी एक्सेसरीज खरीद ली, तो क्या उसकी पेमेंट के लिए भी मैं लायबल हूं? नहीं, क्योंकि मैंने गारंटी किस पे दी है? मोबाइल की परचेज पे गारंटी दी है। तो इसे बोलते हैं स्पेशल गारंटी। व्हेन गारंटी इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, मैं सिर्फ उस ट्रांजैक्शन के लिए लायबल हूं, इसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? व्हेन गारंटी इज गिवन फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जाम्पल, मैंने दुकानदार को कह दिया ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये जब भी कोई सामान उधार मांगने आए तो उसको दे दिया करो, अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। जब भी सामान मांगने आए, तो मैंने एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए हाँ कह दिया। या मैंने अगर ऐसा भी कह दिया कि ये 1 साल तक जो भी सामान उधार मांगने आता है इसको दे देना, मेरी गारंटी है। तो 1 साल में एक ट्रांजैक्शन थोड़ी होगी बेटा, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होगी, इसे हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूइंग गारंटी। क्लियर है? इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस यूनिट का, वो है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी कब डिस्चार्ज होता है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से आएगा बेटा आपका, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से बनता है। तो इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाता है? सबसे पहला बाय रिवोकेशन। सेकंड केस जो बनता है वो बनता है बाय क्रेडिटर्स कंडक्ट, और थर्ड केस जो बनता है वो बनता है बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है, इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 3 केस।
बाय रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज को वापस लेना, मतलब मैंने आपको गारंटी दे रखी थी, मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं, ठीक है। तो बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस गारंटी या कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को ही तो रिवोक करोगे ना, पर्टिकुलर गारंटी तो ट्रांजैक्शन होने के बाद आप लाइबल हो, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कैसे? नंबर 1, बाय गिविंग नोटिस, बाय गिविंग नोटिस टू क्रेडिटर। श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को नोटिस दे देगा कि आज के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है, बट ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ होता है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसको हम क्या बोलते हैं? आज के बाद मतलब फ्यूचर ट्रांजैक्शंस ओनली, यानी कि जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी है उसके लिए कभी भी नोटिस देकर रिवोकेशन नहीं की जा सकती। श्योरिटी remains liable for past transactions, remains liable for past transaction, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ कभी भी रिवोकेशन नहीं हो सकता। मैंने अपने दोस्त की कंटिन्यूइंग गारंटी दे रखी थी एक दुकानदार को कि ये जब भी सामान उधार मांगता है इसको दे देना, अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। 3 महीने बाद मैंने दुकानदार से पूछा कि क्या मेरा दोस्त सामान लेके जा रहा है? कहता लेके जा रहा है, वो लिए ही जा रहा है, अब तक 15 लाख की उधार ले जा चुका है। मैं कहता हूं आज के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है, तो आज के बाद, बट वो 15 लाख की ट्रांजैक्शन मेरी गारंटी पर हुई है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी कोई गारंटी नहीं है स्टार्टिंग से? नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे कहने पर दुकानदार ने उसको सामान दिया है। तो 15 लाख के बाद मैं अपनी गारंटी स्टॉप कर सकता हूं। 15 लाख की जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है उससे गारंटी रिवोक नहीं हो सकती। डेथ के केस में बेटा ऑटोमेटिक रिवोकेशन माना जाता है। डेथ ऑफ श्योरिटी, अगर श्योरिटी मर गया है तो जितनी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी है उसके लिए लीगल हियर लाइबल होगा, अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो। और आज के बाद किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी का लीगल हियर लाइबल नहीं होगा। तो ये क्या माना जाता है? ऑटोमेटिक रिवोकेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक रिवोकेशन। और थर्ड केस आता है नोवेशन। नोवेशन, अभी नोवेशन के बारे में हमने पढ़ा था ना। नोवेशन क्या होता है? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, तीनों पार्टी आपस में बैठ जाती है और म्यूचुअली हमने क्या किया? हमने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट प्लेस कर दिया। न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू फोर्स। तो हमने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? डिस्चार्ज। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट पे श्योरिटी की जो भी गारंटी थी वो खत्म हो गई और उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया, तो उसके ऊपर मेरी गारंटी है। क्लियर है? इसे नोवेशन कहते हैं। नोवेशन का मतलब ये होता है ना, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट करना। दूसरा आता है क्रेडिटर्स एक्ट या क्रेडिटर्स कंडक्ट। इसकी पहली चीज क्या बनती है? बाय वेरियांस, बाय वेरियांस इन दी टर्म्स। तो सर ये तो नोवेशन हो गया ना। नोवेशन होता है बेटा म्यूचुअल एग्रीमेंट से, विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। श्योरिटी की कोई कंसेंट नहीं ली गई है। अरे बेटा, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने मेरी गारंटी ले रखी है उस कॉन्ट्रैक्ट में तुमने चेंज कर दिया और बिना मुझसे पूछे, तो आज के बाद उस चेंज के लिए कभी भी श्योरिटी लाइबल नहीं होगा। श्योरिटी will be discharged from the date of variance, from variance, the date of variance। जिस दिन से वेरिएंस हुआ है उस दिन से मैं डिस्चार्ज होऊंगा, क्योंकि इन टर्म्स में मेरी कोई गारंटी नहीं थी। हालांकि ध्यान रखना, इसमें जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे तो क्वेश्चन बैंक में ध्यान रखना, अगर कोई वेरिएंस जो है वो फेवर में है, वेरिएंस इन फेवर ऑफ श्योरिटी, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल इसमें याद रखना इंटरेस्ट रेट का। एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दी गई है। एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया है? कम कर दिया है। कोई लोन लिया गया था, उस पर आपने गारंटी दे रखी थी, लोन पे इंटरेस्ट रेट था 12%, बाद में प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दिया, इंटरेस्ट रेट को घटा के 12% से 10% ले आए, तो इससे तो श्योरिटी का फायदा हो रहा है ना। इंटरेस्ट रिडक्शन
इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया है, तो ये तो फेवर में हो गया ना। तो यहां पर श्योरिटी से पूछने की जरूरत नहीं है, पूछना कब होता है जब श्योरिटी के ऊपर एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आती हो। क्लियर है? तो अगर कोई वेरिएंस फेवर में है तो उसके लिए श्योरिटी से पूछने की जरूरत नहीं है, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि वो उसके फेवर में है। क्वेश्चन बैंक में इसका क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ना पास्ट ईयर में, तो आंसर गलत दे रखा है, उसमें क्लियरली लिखा हो कोई भी वेरिएंस चाहे वो फेवर में हो चाहे वो अगेंस्ट में हो, श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ वही वेरिएंस जिससे श्योरिटी का नुकसान हो सकता है उसके बाद ही श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। अगर कोई ऐसा वेरिएंस है जिससे श्योरिटी का फायदा हो रहा है, वो उसके फेवर में है, तो उसके लिए श्योरिटी से पूछने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर की किसी कंडक्ट की वजह से प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है श्योरिटी भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा बेटा। रीजन क्या है कि श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है। को एक्सटेंसिव मतलब साथ साथ चलना। इसमें एग्जांपल देखिए कि प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, प्रिंसिपल डेटर ने कहा मैं 6 महीने में घर बना के दे दूंगा, और श्योरिटी ने गारंटी दी क्रेडिटर को कि ये आपको 6 महीने में घर बना के देगा, अगर ये 6 महीने में घर बनाकर नहीं देता और आपका कोई नुकसान होगा तो मैं भरने के लिए तैयार हूं। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी बात लिखी हुई थी घर बनाने के जो मटेरियल होगा वो कौन सप्लाई करेगा, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को नेसेसरी मटेरियल सप्लाई ही नहीं किया, तो बताइए क्या प्रिंसिपल डेटर बाउंड है उसको 6 महीने में घर बना के देने के लिए? नहीं। ये भी हमने पढ़ा था ना अभी 1-2 दिन पहले यूनिट के अंदर कि अगर पार्टी की गलती की वजह से सामने वाली पार्टी को काम करने से रोका जाता है तो सामने वाली पार्टी को आप बाउंड नहीं कर सकते। तो यहां पर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसकी गलती है, क्रेडिटर की गलती है। तो प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया तो क्या श्योरिटी लायबल होगा? क्या वो श्योरिटी से लॉस क्लेम कर सकता है? भाई घर तो नहीं बना 6 महीने में, कहता आपने माल ही सप्लाई नहीं किया, घर बनाएगा कैसे? ठीक है ना। थर्ड पॉइंट जो आता है इसके अंदर, अगर कंपाउंडिंग हो जाती है, कंपाउंड्स विद प्रिंसिपल डेटर, पार्टनरशिप कर लिया आपने प्रिंसिपल डेटर के साथ, पीडी मतलब प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर ने कंपाउंडिंग कर ली है किसके साथ, प्रिंसिपल डेटर के साथ, सेटलमेंट कर ली है, पार्टनरशिप कर ली है, या वो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे देता है बिना किससे पूछे, प्रिंसिपल सॉरी श्योरिटी से पूछे, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म में वेरिएशन हो गया ना बेटा, तो मैं डिस्चार्ज हो गया। तीसरा, आपने उसे रिलीज कर दिया है, मतलब एग्रीमेंट कर लिया है प्रिंसिपल डेटर के साथ, नॉट टू शू, कि मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगा, मैं आपसे कोई अमाउंट नहीं लूंगा। ये हमने क्या पढ़ा था 2 यूनिट पहले, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवर, रेमिटेंस, कि मैं आपको माफ कर रहा हूं, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए या मैं आपसे कम पैसा ले लूंगा। तो यहां पर आपने प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दिया है, तो प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज होगा तो क्रेडिटर भी तो डिस्चार्ज हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझे कॉल करके समझ सकते हो या आप मेरे डिटेल नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्रेडिटर का कोई एक्ट है, क्रेडिटर की कोई गलती है, ओमिशन, जिससे श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी इंपेयर हो रही है। इंपेयरिंग, इंपेयर करना मतलब खराब करना, रिड्यूस करना, इंपेयरिंग द इवेंचुअल रेमेडी, इवेंचुअल रेमेडीज ऑफ श्योरिटी। अगर क्रेडिटर की किसी गलती की वजह से श्योरिटी की रेमेडी का नुकसान हो रहा है तो इस केस में श्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका इसका एग्जांपल क्या मिलेगा, आपने एक पानी का जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर को दिया, प्रिंसिपल डेटर ने कहा कि मैं आपको पानी का जहाज 3 साल में बना के दे दूंगा। पानी का जहाज बड़े वाला बेटा, उसको बनने में टाइम लगता है, और श्योरिटी जो है वो गारंटी देता प्रिंसिपल डेटर के काम की कि आपको 3 साल में पानी का जहाज बनाकर देगा, और अगर नहीं देगा तो आपका जो भी नुकसान हो जाएगा मैं भरूंगा। बट उसमें कंडीशन क्या साइन हुई कि आप एक साथ पेमेंट नहीं करोगे प्रिंसिपल डेटर को, ये हर साल जितना % जहाज बनाएगा आपको उतनी ही % पेमेंट करनी है। पहले साल जहाज बना है सिर्फ 33%, क्रेडिटर देखने आया प्रिंसिपल डेटर के पास कि आपने जहाज कैसा बनाया, अच्छा बना रहे हो नहीं बना रहे हो, उसने देख के प्रिंसिपल डेटर को कहा कि वाह बहुत बढ़िया, जहाज तो तुम बहुत अच्छा बना रहे हो। तो उसको प्रिंसिपल डेटर कन्विंस करता है कि सर वैसे तो देखो जहाज बना है 1/3, आप कितनी पेमेंट करने के लिए लायबल हो, 1/3, बट अगर आप मुझे फुल पेमेंट अभी कर देते हो ना तो मैं जहाज थोड़ा और जल्दी बनाने की ट्राई करूंगा।
क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर पे भरोसा करके उसको फुल पेमेंट कर दी, उसके बाद प्रिंसिपल डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब क्रेडिटर जो है वो अपनी फुल पेमेंट मांगने के लिए श्योरिटी के पास गया। तो मुझे बताओ फुल पेमेंट करनी बनती थी क्या? नहीं बनती थी। कितनी पेमेंट करनी बनती थी? 1/3। अगर आप उसे 1/3 पेमेंट करते, सपोज करो पूरा शिप जो है वो 3 करोड़ का था, अगर आप उसे 1/3 की पेमेंट करते, 1 करोड़ की पेमेंट करते, तो क्रेडिटर श्योरिटी से कितना पैसा लेता? 1 करोड़ ना। आपने उसे 1 करोड़ दिया तो मैं कितना दूंगा? 1 करोड़। आपने उसे गलती से कितना पैसा दे दिया? 3 करोड़। तो भाई आपकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? आप कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चले ही नहीं। तो यहां पर आपकी गलती की वजह से मेरी रेमेडी एम्पायर हो रही है। अब मैं जहाज कब्जे में लूंगा, अपने प्रिंसिपल डेटर का जो जहाज है वो मेरे कब्जे में आ जाएगा ना, क्योंकि आप मुझसे पूरी पेमेंट ले रहे हो। वो जहाज कितना बनाओ? 1/3। तो मार्केट में उसको बेच के पैसा रिकवर करूंगा तो 3 करोड़ रिकवर होगा या 1 करोड़ रिकवर होगा? मैक्सिमम 1 करोड़ रिकवर होगा। तो आपकी गलती की वजह से जो चीज 1 करोड़ की है, आपने उसकी कितनी पेमेंट कर दी? 3 करोड़। आपकी इस गलती की वजह से नुकसान तो मेरा होगा ना, श्योरिटी ये कह रहा है। तो इस वजह से मैं आपको मैक्सिमम 1 करोड़ ही दूंगा। 2 करोड़ की पेमेंट के लिए मैं क्या हो जाऊंगा? डिस्चार्ज हो जाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, आपको और डिटेल में समझना है, तो आप मुझे कॉल करके ये डाउट ले सकते हो। क्लियर है? उसके बाद में हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये वाला एग्जांपल है ना, लिख लेना बेटा, एग्जाम के लिए मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं एग्जांपल। शिप बिल्ट 1/3, पेमेंट मेड बाय क्रेडिटर 100%, जबकि कितनी करनी थी? 1/3 करनी थी। तो भैया यहां पर श्योरिटी जो है इज लाइबल अप टू 1/3 पेमेंट ओनली, नॉट 100%। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और बच्चे इसकी स्टेटमेंट से ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिख रखा है, हमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा प्रोविजन लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन बड़े अच्छे से करके जाना बेटा, इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जिससे श्योरिटी डिस्चार्ज होता है, बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बेटा जब आप किसी की गारंटी ले रहे होते ना, तो सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। क्रेडिटर को सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। किसके सामने? बोलो, श्योरिटी के सामने। अगर आपने कुछ एक्टिव कंसीलमेंट की है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स बाय क्रेडिटर और मिसरिप्रेजेंटेशन की है, मिसरिप्रेजेंटेशन बाय क्रेडिटर at the time of contract of guarantee। तो ये गारंटी जो झूठ बोल के ली गई है, मटेरियल फैक्ट को कंसील करके ली गई है, ये गारंटी वैलिड नहीं होती। इसका एग्जाम में क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या था? एग्जाम्पल ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, एम्प्लॉयर terminated employee in past due to theft by employee। अब ये जो एम्प्लॉई है वो रिजॉइन कर रहा है, एम्प्लॉई वांट टू रिजॉइन, कि सर मुझे दोबारा जॉब पे रख लो। एम्प्लॉयर कहता है भैया गारंटी दिलवा, इस बार तो तू पकड़ा गया, अगली बार मोटा हाथ मार के निकल गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। एंड एम्प्लॉयर सीक्स, यानी कि वांट श्योरिटी। तो बेटा जो श्योरिटी गारंटी देने आ रहा है, ऑफर्स गारंटी कि मेरी गारंटी है टू क्रेडिटर, किसको रख लो, ये बच्चा बहुत ईमानदार है, मेरी गारंटी है। तो यहां पर क्रेडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो श्योरिटी को अवेयर करवाए इस पास्ट इवेंट के बारे में। बताओ क्या ये मटेरियल फैक्ट नहीं है कि इसको पास्ट में क्यों निकाला गया था? मटेरियल फैक्ट है ना, मटेरियल फैक्ट।
तो क्रेडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो इसको अवेयर करवाए, ड्यूटी ऑफ क्रेडिटर, कि वो इसको अवेयर करवाए इसके बारे में। वो इसको अवेयर करता कि पास्ट में तुमको पता है इसको मैंने क्यों निकाला था, क्योंकि चोरी कर रहा था। श्योरिटी कहता हाँ इसने मुझे आके बता दिया, गलती इंसान से ही होती है भाई साहब, आगे ये गलती करेगा तो मेरी लायबिलिटी है। हाँ ठीक है भाई, मैंने तो डिस्क्लोज कर दिया। अगर आपने मटेरियल फैक्ट छुपा लिया, बताया नहीं, गलती से नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया, वट एवर द केस, तो भैया नुकसान जो हो जाएगा क्रेडिटर का, तो क्रेडिटर भुगतेगा, श्योरिटी को आप लायबल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगर ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी, को श्योरिटी क्या होते हैं, एक से ज्यादा श्योरिटी, इज द कंडीशन, इज द कंडीशन। एक श्योरिटी जो है वो कंडीशन लगा देता है कि मैं एज को श्योरिटी ज्वाइन करूंगा, मतलब मैं अकेला इसकी गारंटी नहीं दे सकता, वो भी अगर इसकी गारंटी देता, वो दूसरा बंदा भी इसकी गारंटी देता है, तो मेरी गारंटी वैलिड है। तो जब तक एंड अदर को श्योरिटी मना कर देता है कि नहीं भाई मैं कोई गारंटी नहीं देता, रिफ्यूजेस, तो क्या ये गारंटी वैलिड है? नहीं है। मैंने साइन कर दिया, साइन के साथ में मैंने कंडीशन लगा रखी है, इफ मिस्टर बी बिकम्स को श्योरिटी, और मिस्टर बी ने साइन करने से मना कर दिया, भाई मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता, तो ए ने जो साइन किया हो ना कि हाँ मैं इसका को श्योरिटी हूं, तो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसने को श्योरिटी बनने के लिए कहा था। तो जब वो को श्योरिटी ही नहीं बन रहा, यानी कि बी ने अगर ज्वाइन नहीं किया, तो ए की गारंटी भी वैलिड नहीं होगी। माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है सर कोई और ज्वाइन कर ले, तो नहीं बेटा, उसने क्या कहा था कि अगर बी को श्योरिटी के तौर पे ज्वाइन करेगा तो मेरी गारंटी है, तो बी के ही ज्वाइन करने पर वो गारंटर बनेगा, यानी कि को श्योरिटी बनेगा। किसी और से अगर आप को श्योरिटी ज्वाइन करवा लेते हो तो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का पॉइंट भी हो गया। इसके बाद हम आते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के क्या राइट है? राइट ऑफ श्योरिटीज, इसको हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं बेटा। राइट ऑफ श्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए भी, थ्योरी भी आ सकती है इससे। तो अगेंस्ट, सबसे पहला पॉइंट बनता है किसके अगेंस्ट? श्योरिटी का राइट किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट दी प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर ने ड्यू डेट पर डिफॉल्ट कर दिया, तो मुझे बताओ श्योरिटी लाइबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल लाइबल हो जाएगा बेटा। तो यहां पर राइट ऑफ सब्रोगेशन, पहला राइट आता है राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। राइट ऑफ सब्रोगेशन, ए, राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, जैसे ही श्योरिटी, श्योरिटी क्या करता है? श्योरिटी मेक्स फुल पेमेंट, फुल पेमेंट टू क्रेडिटर ऑन द डिफॉल्ट ऑफ, ऑन द डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो श्योरिटी ने गारंटी दे रखी थी ना, उसने पूरी पेमेंट कर दी। तो यहां पर ऑल द राइट्स, all the rights of creditors, all the rights of creditors, क्रेडिटर के जो भी राइट्स थे अगेंस्ट, अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर विल बी ट्रांसफर्ड, विल बी ट्रांसफर्ड टू श्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, जितने, जैसे लोन का अमाउंट दे रखा, 10 लाख लोन दे रखा, तो 10 लाख अब रिकवर करने के राइट किसका आ जाएगा? क्रेडिटर को तो मैंने पूरी पेमेंट दे दी, तो 10 लाख अब प्रिंसिपल डेटर से रिकवर करने का राइट किसका आ जाएगा? श्योरिटी से, श्योरिटी का, और इंटरेस्ट भी रिकवर करने का राइट आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन मतलब श्योरिटी टेक्स द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर। सब्रोगेशन का मतलब ये हुआ, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो गई है जी। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, सर प्रिंसिपल डेटर मना कर दे तो कि मैं तो पैसे नहीं देता, क्यों नहीं दोगे बेटा? इंप्लाइड प्रोमिस है यहां पर, इंप्लाइड प्रोमिस फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर टू क्रेडिटर टू इंडेमनीफाई प्रिंसिपल श्योरिटी, सॉरी यहां पर क्रेडिटर नहीं आएगा, यहां श्योरिटी आएगा। इंप्लाइड प्रोमिस from principal debtor to surety to indemnify the surety on the payment to creditor।
अगर क्रेडिटर को पेमेंट करनी पड़ गई, ठीक है, किसको? श्योरिटी को। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया है। तो हर वो अमाउंट जो राइटफुली पे की है, राइटफुली पेड बाय श्योरिटी टू क्रेडिटर, वो मैं आपसे रिकवर कर लूंगा। तो लोन भी, इंटरेस्ट भी। बट अगर कोई अमाउंट रॉन्गफुली पे कर दी है, गलत पे कर दी है, मतलब जो उसको पे नहीं करनी चाहिए थी, वो रिकवर नहीं कर पाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल, आपने गारंटी दी थी किसी कस्टमर की, कस्टमर उधार माल लेके जा रहा है और क्रेडिटर को आपने गारंटी दी है कि आपको पैसे देके चले जाएगा अगले महीने में, अगर ये पैसा नहीं देता तो पैसे मैं दे दूंगा। अब कस्टमर ने पैसा दिया नहीं उसको अगले महीने, उसने श्योरिटी से पैसा क्लेम किया। श्योरिटी ने कहा कितने का माल था? कहता 10 लाख का माल था। तो मैंने उसको 10 लाख की पेमेंट दे दी और वो कहता सर 1.5% सैकड़ा, मतलब 1.5% पर मंथ ये इंटरेस्ट भी दो। तो आपने उसको इंटरेस्ट भी दे दिया। अब आप क्रेडिटर जो श्योरिटी है वो पैसा मांगने प्रिंसिपल डेटर के पास गया कि तुमने उसको पेमेंट टाइम पे नहीं की, वो मुझसे ले गया। कहते सर उस टाइम पैसे नहीं थे। कहता लाओ मुझे पैसा दे दो विद इंटरेस्ट। कितना? 1.5। कहता 1.5? सर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ है? 1%। आपने उसे 0.5% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दे दिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के देना चाहिए था। तो यहां पर गलती किसकी है? यहां पर गलती श्योरिटी की है। तो श्योरिटी की गलती की सजा प्रिंसिपल डेटर थोड़ी भुगतेगा। यहां पर आपने कितना इंटरेस्ट राइटफुली पे किया? 1%, तो मैं उतना दूंगा। कितना इंटरेस्ट आपने रॉन्गफुली पे कर दिया? 0.5%, वो मैं नहीं दूंगा। तो जो एक्स्ट्रा आपने इंटरेस्ट क्रेडिटर को दे दिया, तो श्योरिटी क्रेडिटर से जाके रिकवर करे, प्रिंसिपल डेटर तो आपको 1% इंटरेस्ट देगा। ठीक है। सेकेंड राइट जो आता है, सेकेंड राइट जो आता है वो आता है अगेंस्ट राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। अगेंस्ट द क्रेडिटर, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है? क्रेडिटर के पास अगर कोई सिक्योरिटी पड़ी है, राइट टू क्लेम सिक्योरिटी। एक पर्सन जो है वो 20 लाख का लोन लेने जाता है, 20 लाख का लोन लेने जाता है मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर कहता है भाई मैं सिक्योरिटी के तौर पे तो कुछ रखो। उसने ज्वेलरी रख दी, गोल्ड रख दिया। उसने ज्वेलरी की वैल्यूएशन की, उसने कहा ये ज्वेलरी तो 10 लाख से ज्यादा की नहीं है भाई, और आप लोन मांग रहे हो कितना? 20 लाख। तो श्योरिटी गारंटी दे देता है कि ये पैसा दे देगा आपको टाइम पे, और अगर नहीं देगा तो आपका पैसा मैं दे दूंगा। प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया। अब श्योरिटी के पास क्रेडिटर जाता है पेमेंट मांगने के लिए। इफ क्रेडिटर क्लेम्स फुल अमाउंट, क्रेडिटर अगर फुल अमाउंट क्लेम करना चाहता है फ्रॉम श्योरिटी ऑन द डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, कि प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया है, ठीक है, तो सर मेरे 20 लाख रुपीस कौन देगा? मैं दूंगा, विद इंटरेस्ट दूंगा। मैंने विद इंटरेस्ट उसको सारी पेमेंट कर दी। अब जो गोल्ड किसके पास पड़ा था? क्रेडिटर के पास पड़ा था। वो किसके पास जाएगा? ऑन दी हैंडओवर ऑफ सिक्योरिटी टू श्योरिटी। आप तभी मुझसे फुल अमाउंट क्लेम कर सकते हो जब आप सिक्योरिटी मुझे दे दो, श्योरिटी को। इफ क्रेडिटर फेल्स टू रिटर्न द सिक्योरिटी टू श्योरिटी, then surety will be discharged up to market value of security। सर शॉर्ट क्रेडिटर ने वापस क्यों नहीं की? क्रेडिटर जाता है श्योरिटी के पास, उसने कहा प्रिंसिपल डेटर ने लोन नहीं चुकाया।
और श्योरिटी कहता है सर बताइए क्या करना है। क्या करना है, जो ज्वेलरी थी वो मैंने बेच दी है, 12 लाख में बिकी है, अब 8 लाख रुपए बच गए, टोटल लोन कितना, 20 लाख का प्लस इंटरेस्ट बच गया, वो आप मुझे दे दो। तो मैं 8 लाख प्लस इंटरेस्ट देने के लिए बाउंड हूं ना, 20 लाख रुपए थोड़ी दूंगा, क्योंकि आपने सिक्योरिटी बेच दी है। सिक्योरिटी सोल्ड बाय क्रेडिटर। सिक्योरिटी रिटर्न, कहता है मैंने सिक्योरिटी किसको वापस कर दी, रिटर्न टू प्रिंसिपल डेटर। तो जा बेटा उससे ले लेना पूरा पैसा, अगर उसको सिक्योरिटी वापस कर दी, सिक्योरिटी पे कब्जा मेरा था, पूरी पेमेंट करने के बाद ये मेरे कब्जे में आनी थी, आपने उसको वापस कर दी तो उससे ले लो। सिक्योरिटी लॉस्ट, लॉस्ट बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर से सिक्योरिटी जो खो गई एटसेट्रा, कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो भाई, आपने उसको बेच दिया, आपसे खो गई, आपने किसको वापस कर दिया, प्रिंसिपल डेटर को वापस कर दिया, वट एवर द केस, अगर आपने मुझे सिक्योरिटी नहीं दी तो उतनी अमाउंट के लिए मैं क्या हो जाऊंगा बेटा, उतनी अमाउंट के लिए मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसी के अंदर, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, सेट ऑफ, राइट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ, सेट ऑफ में क्या है, प्रिंसिपल डेटर ने लोन लिया, लोन किससे, क्रेडिटर से। ठीक है, सपोज करो ₹10 लाख का, और श्योरिटी ने गारंटी दे रखी है इसकी कि भैया इसको लोन दे दो, अगर ये पैसे नहीं चुकाएगा तो आपका पैसा मैं चुकाऊंगा। प्रिंसिपल डेटर ने कुछ सामान उधार भी बेचा क्रेडिटर को, सोल्ड सम गुड्स ऑन क्रेडिट। ₹3 लाख की। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल डेटर कितनी अमाउंट के लिए लाइबल है, बताइए। क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से कितने ले सकता है, 10 लाख रुपए। एक बार मैं इंटरेस्ट को इग्नोर मान के चलता हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं मंथली इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है, 10 लाख रुपए। प्लस में प्रिंसिपल डेटर को भी तो क्रेडिटर से पैसा लेना था ना, कितना, 3 लाख। तो श्योरिटी अगर ये डिफॉल्ट कर जाता है, प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर जाता है, श्योरिटी इज लाइबल ऑन द डिफॉल्ट, ऑन द डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। बताओ कितनी अमाउंट के लिए लाइबल होगा, ₹10 लाख की आपने गारंटी दे रखी थी, कहता हाँ, माइनस ₹3 लाख। कहता सर ये आपने तो गारंटी 10 लाख की दे रखी थी, दे तो रखी थी, बट एक्ट ये भी तो कहता है जितने के लिए प्रिंसिपल डेटर लाइबल उतने के लिए मैं लाइबल। श्योरिटीज लाइबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद प्रिंसिपल डेटर्स लाइबिलिटी। तो मेरे पास राइट है कि जो पैसा प्रिंसिपल डेटर को आपसे लेना था वो मैं क्या कर सकता हूं, सेट ऑफ कर सकता हूं। जब प्रिंसिपल डेटर आपको 7 देने के लिए लाइबल है तो मैं 10 कैसे देने के लिए लाइबल हूं भाई, सिंपल सी बात है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, राइट टू क्लेम रिडक्शन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, राइट टू क्लेम रिडक्शन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। सर प्रिंसिपल डेटर होगा इंसॉल्वेंट, बेटा जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है ना तो उसका एक रेशो निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक्रप्सी डिविडेंड, कि उसकी प्रॉपर्टी में से हर क्रेडिटर को कितना पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये निकल के आया 30 पैसा, यानी कि 30%, कि अगर आपको उससे 10 लाख रुपए लेने हैं तो ऑफिशियल असाइनी 3 लाख रुपए देगा, 70% पैसा आपका डूब गया। नहीं डूबेगा ना सर, मेरे को पता था वो बंदा नंग है तो मैंने गारंटी ले ली थी श्योरिटी से। अच्छा तो भाई अब बताइए, मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर कितने के लाइबल था, 10 लाख के लिए लाइबल था, तो श्योरिटी कितने के लिए लाइबल होगा, श्योरिटी लाइबल फॉर 70% ओनली, क्योंकि 30% तो आपको ऑफिशियल असाइनी दे ही देगा ना, ये तो कानूनन आपको मिलेगा ही। तो मैं आपको कितना देने के लिए बाउंड हूं, 70%। तो राइट टू क्लेम रिडक्शन, 30% का मैं रिडक्शन क्लेम करूंगा। अब यहां पर क्रेडिटर ये नहीं कह सकता कि आप मेरे को पूरी अमाउंट दे दो भैया और 30% आप क्लेम कर लो ऑफिशियल असाइनी से, नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर की बुक में क्रेडिटर कौन है, आप हो, श्योरिटी नहीं है क्रेडिटर, तो ऑफिशियल असाइनी पैसे आपको देगा मुझे नहीं देगा। तो ये आप क्लेम कर लो ना, ये पैसा तो डूब ही नहीं रहा आपका, 30% तो मिल ही रहा है, 70% जो डूब रहा है उसकी गारंटी मैंने दे रखी, तो वो पैसा आपको देने के लिए बाउंड हूं। ठीक है। थर्ड जो राइट आता है आपका, राइट अगेंस्ट को श्योरिटी, राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। को श्योरिटी क्या होते बेटा, जब एक से ज्यादा श्योरिटी हो,
को श्योरिटी का मतलब मोर देन वन को श्योरिटी, वो सॉरी मोर देन वन श्योरिटी, जब एक से ज्यादा श्योरिटी हो। तो पहला राइट क्या है, मान लीजिए 3 दोस्तों ने मिलकर गारंटी दे रखी है किसी के बिहाफ पे। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूट इक्वली, कंट्रीब्यूशन इन इक्वल रेशियो। बताओ हर को श्योरिटी कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा। प्रिंसिपल डेट ने 30 लाख का लोन लिया है, 3 रिश्तेदारों मिलकर उसकी गारंटी दे रखी थी, तो तीनों रिश्तेदार कितना कितना पैसा देंगे, 10 लाख 10 लाख 10 लाख। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज, हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज। कॉन्ट्रैक्ट में अगर रेशो लिखा हुआ है कि 1:2:3 के रेशो में बांटेंगे, फिर बात अलग है बेटा। अदरवाइज, अब देखिए एक को श्योरिटी को सारा पैसा देना पड़ गया, बैंक आया, बैंक ने एक को श्योरिटी को पकड़ा, उससे पूरे 30 लाख क्लेम कर लिए। तो जो एक्सेस पे कर दिया, एक्सेस पेड बाय वन को श्योरिटी, सर क्या को श्योरिटी मना नहीं कर सकता, मैं तो अपना हिस्सा दूंगा, नहीं कर सकता बेटा। जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होते हो आप, तो जो फंस गया उससे पैसे पूरे ले जाएगा। तो आपने पे कितना करना था, 10 लाख जो आपके हिस्से में आता है, बट आपको कितना पे करने के लिए कंपेल किया गया, 30 लाख। तो जो एक्सेस पेड बाय वन को श्योरिटी कैन बी क्लेम्ड, वो क्लेम कर सकता है, कैन बी क्लेम्ड। बैंक कहता है आप हमें पूरे दे दो 30 लाख, आपने जो एक्स्ट्रा पे कर दिया आप क्लेम करो फ्रॉम अदर को श्योरिटी। हालांकि ध्यान रखना एक्सेस पे ना करना पड़े, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में आप लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज। आप कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिख दो कि भैया मैं 10 लाख से ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा, फिर आपसे वो 30 लाख क्लेम नहीं कर पाएगा। दैट इज मैक्सिमम लिमिट कैन बी पुट, मैक्सिमम लिमिट, इसको हम बॉन्ड भी बोलते हैं, कैन बी पुट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो को श्योरिटी डिफरेंट सम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम हम इतना पैसा देंगे, इससे ज्यादा हम पैसा नहीं देंगे। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट, और नेक्स्ट यूनिट आपकी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेस।